So hey guys, welcome back to Nexus Securities. This is Nexus. I hope you all are doing well. So in this video we are going to talk about OWASP top 10 vulnerabilities. So let's get started. तो सबसे पहले देख लेते हैं OWASP top 10 होता क्या है. The OWASP Top 10 is a globally recognized standard that identifies the most critical security risks facing web applications today. By understanding these vulnerabilities, developer and security professionals take proactive steps to protect their systems and data from malicious actors. So basically OWASP Top 10 एक तरीके की लिस्ट है जो कि हर 3 से 4 साल के अंदर रिन्यू होती है. ये लिस्ट कैरी करती है टॉप वल्नरेबिलिटीज़ की कैटेगरीज़ को जो कि उन 3 से 4 साल में मतलब डेवलप होती है या टॉप पे रहती है. सो लेट्स डाइव इनटू डीपर इन ईच वल्नरेबिलिटीज़ कैटेगरी. सो व्हाट फर्स्ट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. सो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है जब एक वेब एप्लीकेशन का एक्सेस कंट्रोल सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड ना हो. इसकी वजह से यूज़र अपनी परमिशंस के बाहर एक्शन कर पाता है. इसमें अटैकर सेंसिटिव डाटा एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे यूज़र की आइडेंटिटी में एक्शन कर सकते हैं, ये अपना प्रिविलेज एस्केलेट या प्रिविलेज एस्केलेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर कॉमन वल्नरेबिलिटी जो है वो है बाईपासिंग ऑथराइजेशन. जब अटैकर बिना परमिशन के किसी रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्स या डायरेक्टरी वगैरह में जा पाता है या एक्सेस कर पाता है तो उसे हम कहते हैं बाईपासिंग ऑथराइजेशन. दूसरा है प्रिविलेज एस्केलेशन. जब यूज़र अपने करंट लेवल के ऊपर की परमिशन गेन कर लेता है. लाइक अभी वो सिंपल यूज़र है तो थोड़ी देर बाद उसने एडमिन की प्रिविलेजेस ले ली कैसे भी करके, तो वो भी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आएगा. तीसरा है इनसिक्योर आईडी रेफरेंस या आईडोर कहते हैं इसे. जब सेंसिटिव ऑब्जेक्ट फाइल्स डायरेक्टली यूआरएल से रेफरेंस की जाती है ये, और अटैकर क्या करता है यूआरएल को मॉडिफाई कर लेता है. किसी भी यूज़र का रिसोर्स वो ले पाता है यूआरएल को मॉडिफाई करके. राइट. तो ये वल्नरेबिलिटीज़ काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं क्योंकि अगर एक्सेस कंट्रोल सही से इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो अटैकर अपनी प्रिविलेज को एस्केलेट कर पा रहा है या किसी रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्स को भी एक्सेस कर पा रहा है. तो that's it. So let's read it. Improper authorization. Broken access control vulnerabilities occur when user can access resources or perform action that they should not be allowed to. This could be due to poorly designed authorization mechanism or the failure to properly enforce access restrictions. Right? We talked about it. Privilege escalation. Attackers may be able to exploit broken access control to gain higher level of privileges, allowing them to perform sensitive actions or access sensitive data that should be restricted. Right. Insecure direct object reference जिसे IDOR भी कहते हैं. If an application exposes internal object references such as file paths or database keys, an attacker may be able to manipulate these references to access unauthorized resources. Right. So next we're going to talk about cryptographic failure. So cryptographic failure का मतलब है जब सेंसिटिव डाटा को सही तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल नहीं होता. क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी मीन्स प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना. बहुत सारी फॉर्म्स है. SHA-1, SHA-56, 256, 512, बहुत सारे हैं. RSA पब्लिक की, प्राइवेट की, या एनक्रिप्शन हो सकती है. 2 टाइप की है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक. तो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में क्या होता है कि इन सबको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता. राइट. इससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड हो गया, पर्सनल डिटेल्स होगी, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी, रिस्क में आ जाती हैं और अटैकर इन सबको क्या कर सकता है? एक्सेस कर पाता है. एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी होती है कि डाटा को एनक्रिप्ट नहीं किया जाता. ये पुराने और वीक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज़ किया जा रहा है, लाइक MD5 और SHA-1. ये जो MD5 और SHA-1 है अब आज के मतलब जनरेशन में ये वल्नरेबल है, इजीली डिक्रिप्ट हो जाते हैं. लाइक राइट. सो कई बार डेवलपर्स एनक्रिप्शन की इसको सिक्योरली मैनेज भी नहीं करते.
जैसे कीज़ को कोड में हार्ड कोड करना या उन्हें सिक्योर स्टोरेज के बिना रखना, जिससे अटैकर्स को उन कीज़ तक एक्सेस मिल सकता है। ट्रांसमिशन के वक्त अगर डाटा सिक्योर प्रोटोकॉल लाइक HTTPS के बिना भेजा जा रहा है तो अटैकर इसे इंटरसेप्ट या MITM अटैक करके डाटा वगैरह निकाल सकता है, पासवर्ड्स निकाल सकता है, कुछ भी। इसके अलावा अगर स्टोर्ड डाटा को एनक्रिप्ट नहीं किया गया तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस कर सकता है। इस वजह से क्रिप्टोग्राफिक फेलियर भी काफ़ी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। यहाँ पे जो लिखा है ये इसी का मतलब सारांश है एक तरीके से। तो अगली वल्नरेबिलिटीज़ है हमारी इंजेक्शन टाइप, ठीक है। इंजेक्शन अटैक्स तब होते हैं जैसे अटैकर का जो इनपुट उसने पास किया है उसे प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया रहता, या एप्लीकेशन में मैलिशियस डाटा या कमेंट इंजेक्ट कर देता है कौन, अटैकर, जो एप्लीकेशन के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को डिसरप्ट कर देता है। इंजेक्शन अटैक्स काफ़ी डेंजरस होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली डाटाबेस या सर्वर से कनेक्टेड है, बैकएंड से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आप कह सकते हैं आप। तो सबसे कॉमन इंजेक्शन अटैक्स में आता है हमारा SQL इंजेक्शन, ठीक है। SQL इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंजेक्शंस वल्नरेबिलिटीज अकर व्हेन अनट्रस्टेड यूजर इनपुट इज used directly in database queries, allowing attackers to manipulate the queries and gain unauthorized access। तो SQL इंजेक्शन में अटैकर क्या करता है, मतलब जो वो है ना सर्वर वेबसाइट, उसका कुछ ऐसा भी होता है कि वो जो भी पास थ्रू हो रहा है वो एक क्यूरी बना के कहाँ भेज रहा है, SQL सर्वर में। तो अटैकर क्या करता है, इस क्यूरी को मैनिपुलेट करता है जिससे वो बैकएंड के SQL सर्वर का एक्सेस ले पाए, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल सकता है, ठीक है। और अगली है कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अटैकर्स में आल्सो बी एबल टू इंजेक्ट malicious कोड इनटू एप्लीकेशंस कमांड, enabling them to execute arbitrary system commands and potentially take control over the so। तो कमांड इंजेक्शन में मतलब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है, लाइक पिंग करने की फंक्शनैलिटी है। पिंग करने में वो IP मांग रहा है, मान लो एक बॉक्स के अंदर आपने IP दी और एक डेलीमीटर यूज़ करके, कमांड इंजेक्शन में डेलीमीटर से हम कमांड सेपरेट करते हैं, तो डेलीमीटर यूज़ करके आपने IP के साथ एक कमांड इंजेक्ट कर दी, तो अगर वो कमांड का आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा, वो ब्लाइंड भी हो सकती है, तो यहाँ पे कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हो सकती है, राइट। OS कमांड इंजेक्शन में अटैकर ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स रन कर सकता है, ठीक है। तो अगली है LDAP इंजेक्शन। सिमिलर टू SQL इंजेक्शन, LDAP इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अलाउ अटैकर टू मैनिपुलेट LDAP क्वेरीज एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन। सो LDAP क्या है, LDAP एक्टिव डायरेक्टरी के पार्ट है एक। तो इसमें भी SQL इंजेक्शन की तरह LDAP की क्वेरीज अटैकर क्या करता है, डालता है, जिससे वो डायरेक्टरीज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इन सब वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में हम आगे जाके डीप में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी जो कि है इनसिक्योर डिज़ाइन। सो इनसिक्योर डिज़ाइन का मतलब है जब एप्लीकेशन या सिस्टम को बनाते वक्त सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता या सिक्योरिटी मेजर्स का डिज़ाइन फेज़ में सही इंटीग्रेशन नहीं होता। ये वल्नरेबिलिटीज़ तब पैदा होती हैं जब सिक्योरिटी फीचर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर या डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं किया जाता। सो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन बनाते वक्त ऐसे डिज़ाइन डिसीजन लिए जाते हैं जो अटैकर्स को एक्सप्लॉइट करने में का मौका देते हैं। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन मैकेनिज्म के बिना डिज़ाइन किया गया है तो अटैकर इजीली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन नहीं होगा तो वो ऑथेंटिकेशन बाईपास कर देंगे इजीली, या आपके उसमें डिज़ाइन में 2FA या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं है तो भी ये ससेप्टेबल है, या आपके डिज़ाइन में जो आपने वेबसाइट डिज़ाइन की उसके अंदर थ्रेट मॉडलिंग वगैरह के बारे में कुछ आपने डिज़ाइन नहीं किया तो क्या होगा, कोई लॉगिंग वगैरह नहीं होगी जो अटैक्स होंगे, तो ये भी एक ससेप्टेबिलिटी है, राइट। सो यहाँ पे यही सब लिखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वल्नरेबिलिटीज जो कि सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस तब होती हैं जब एप्लीकेशन का सिस्टम के सेटिंग्स गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। लाइक इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस में देखते हैं, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन अकर्स व्हेन security related settings, configurations and control are not properly implemented or maintained, leaving application vulnerable to attack।
मतलब इसमें क्या किया जा रहा है कि जो बैकएंड है ना वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहा, सेटिंग्स को जो है वो डिफ़ॉल्ट रख रहा है या मिसकॉन्फ़िगर्ड रख रहा है, जिससे कि वो आपकी एप्लीकेशन वल्नरेबल है। ठीक है, ये एक कॉमन वल्नरेबिलिटी है क्योंकि हर बार डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह सिक्योरिटी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ या हार्डन करने से चूक जाते हैं। लाइक उसे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल पे छोड़ दिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल पे से एडमिन पासवर्ड, ठीक है, इन्हें चेंज करना भूल गए, अननेसेसरी फीचर्स को इनेबल कर दिया जो कि वल्नरेबिलिटीज़ को लाइक पैदा कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस। Okay, so let's dive into next part. Vulnerable and outdated components. So इसमें है unpatched vulnerabilities, relying on softwares, libraries, frameworks with known vulnerabilities that have not been patched, leaves applications susceptible to exploitation by attackers. So फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि लाइक आप अपने वेबसाइट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे लाइब्रेरीज, कंपोनेंट्स या फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर रहे हो जो कि क्या कर रहे हैं आप, जो कि आउटडेटेड है या उनके पब्लिक एक्सप्लॉइट्स पहले से ही अवेलेबल है, तो ये तो आपके एप्लीकेशन को ऑलरेडी वल्नरेबल बना रहा है ना, तो ये इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर, यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड और मेंटेन्ड बाय इट्स वेंडर can cause application to a growing number of security risks as new vulnerabilities are discovered but not addressed. Unsupported software like आप कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो जो कि उसके वेंडर के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, मतलब उसने छोड़ दिया, उसे बना करके छोड़ दिया, उसके अंदर कोई पैचेस नहीं आ रहे, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आ रहा, तो क्या होगा, उसके अंदर कोई ना कोई तो वल्नरेबिलिटी निकलेगी, उसका पब्लिक एक्सप्लॉइट भी बनेगा, तो आपकी एप्लीकेशन तो वल्नरेबल ऑलरेडी है। लाइक अगला है आउटडेटेड डिपेंडेंसीज, फेलिंग टू कीप एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज अप टू डेट कैन लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटीज एंड न्यूअर वर्जन में कंटेन सिक्योरिटी फिक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन ओल्डर रिलीजेस। सो इसके बारे में हमने बात कर लिया, अपडेट्स वगैरह के बारे में, पैचेस वगैरह के बारे में। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन फेलियर। सो इसके अंदर क्या है, फेलियर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन फेलियर कब होती है, जब एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन या सेशन मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेड ना हो। इस वल्नरेबिलिटीज़ के कारण अटैकर किसी यूज़र के अकाउंट को हाईजैक कर सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है, इवन किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी को इम्पर्सनेट कर सकता है। ये इशू मोस्टली तब होता है जब एप्लीकेशन वीक सिक्योरिटी पॉलिसीज़ या फ्लॉड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म या इनसिक्योर सेशन हैंडलिंग का यूज़ करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर आपकी एप्लीकेशन में वीक पासवर्ड एलो किए जा रहे हैं, ठीक है, तो अटैकर इजीली ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है या बंदे के हिसाब से उसे गैस भी कर सकता है। सिमिलरली अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनअवेलेबल है तो क्या होगा, एक ट्रांजिशनल सिक्योरिटी लेयर, मतलब एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर दे देते हैं ना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको, वो एब्सेंट है। ठीक है, दैट्स इट। इसके अंदर भी ये लिखा है। सो सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी, इनसिक्योर अपडेट्स, एप्लीकेशन नीड टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स डाटा टू अवॉइड मैलिशियस कोड और डाटा मैनिपुलेशन। सो अगर इनसिक्योरली अपडेट हो रहा है तो अटैकर क्या करेगा, उस अपडेट की पैच लिस्ट में अपना मैलिशियस कोड डाल देगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर वो सारा कोड फैल जाएगा, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। मिसिंग डाटा वैलिडेशंस, एप्लीकेशन मस्ट वैलिडेट डाटा टू प्रिवेंट अटैकर फ्रॉम इंजेक्टिंग मैलिशियस। अब अपडेट्स हो रहे हैं तो उस टाइम डाटा की वैलिडेशन होनी चाहिए, लाइक कि जो अपडेट्स चल रहे हैं वो जेन्युइन है, लेजिटिमेट है क्या नहीं है। अगर लेजिटिमेट नहीं होंगे और किसी अटैकर ने वहाँ पे अपना मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया तो वो सारे सिस्टम्स में फैल जाएगा, राइट। एंड वीक डिजिटल सिग्नेचर्स, मिसिंग और improperly implemented digital signatures make it easier for malware to be installed or for critical app function to be modified. Okay, सो अगला है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। सो इसमें है लैक ऑफ लॉगिंग, मतलब अगर आप लॉग्स वगैरह प्रॉपरली नहीं ले रहे, जैसे आपके पास किसी ने अटैक किया,
आपने लोग्स वगैरह प्रॉपरली नहीं ले रखे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि अटैक हुआ है या नहीं। आप उसका इंसिडेंट रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई लोग्स क्रिएट नहीं हुए, आपको पता ही नहीं लग रहा कि अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी अगला है इंसफिशिएंट मॉनिटरिंग। अगर आप लोग्स मतलब मान लो ले भी रहे हो तो उसे मॉनिटर करना भी टाइम टू टाइम ज़रूरी है। अगर मॉनिटर करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक अटैक वेक्टर आ रहा है या बहुत सारी एक ही आईपी से रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है, डाटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, ब्रीचेस को या अटैक्स को रोक सकते हो। दैट्स इट। सो अगली वल्नरेबिलिटीज़ है हमारी SSRF। सो SSRF इज़ सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्सिंग। एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें अटैकर सर्वर को अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। ये तब होता है जब एप्लीकेशन यूज़र इनपुट को बिना वैलिडेट किए किसी भी URL पर रिक्वेस्ट भेजती है, ठीक है। इससे अटैकर इंटरनल रिसोर्सेज जैसे लोकल सर्विसेज चल रही है, कोई लोकल नेटवर्क है या एक्सटर्नल APIs तक का पता कर सकते हैं, ठीक है। SSRF से बचने के लिए क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन को का यूज़र इनपुट वैलिडेशन करेंगे या सिर्फ ट्रस्टेड URLs को एलो करना चाहिए और इंटरनल सर्विसेज को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा है, एक्सेसिंग इंटरनल रिसोर्सेज बाईपासिंग फायरवॉल। हाँ, SSRF फायरवॉल को भी बाईपास कर सकता है, आपकी डोज अटैक कर सकता है या कंबाइंड अटैक्स में क्या आएगा कि SSRF से एक्सेस के साथ मिला दिया, अलग वल्नरेबिलिटीज़ के साथ चैनिंग करके ये और ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है किसी अटैक का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you are having any doubt, you can comment it out. I'll try to do my best. And in the next video, we are gonna talk about SQL, Java, HTML, CSS in brief. So see you in the next video. Thank you for watching.